हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव मास। हम बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे इफेक्टिव मास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव मास का एक्सप्लेनेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल हम डिस्कस करते हैं अपने इफेक्टिव मास को। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल या फिर इन एनी सॉलिड आर नॉट कम्प्लीटली फ्री, यानी कि जो मूवमेंट है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है किसी भी सॉलिड के अंदर। कौन से, मतलब जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उनके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, बट इंस्टेड इंटरैक्ट विद पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ लैटिस, यानी कि जैसे वो मूव करते हैं तो वो लैटिस पॉइंट से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब वो टकराते हैं, तो उनके जो पोटेंशियल है उसमें चेंज आएगा। पोटेंशियल में चेंज आएगा तो हमारा जो उसका वेव पार्टिकल मोशन है हमारे पार्टिकल का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी चेंज होगा। अब हम यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, E = 1/2m v²। अगर हम उसको मोमेंटम की फॉर्म में देखें, हमें मोमेंटम पता हो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P = m × v। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से मॉड्यूलेट हो जाएगा, E = 1/2p² m। अब हमें पता है जो वेव पार्टिकल मोशन में हमारा जो मोमेंटम है वो किस तरीके से होता है, P = h⁻∗k। अब हमारा फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो किस तरीके से मॉड्यूलेट हो गया है, E = h²k² / 2m। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो k² के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो एक पैराबोलिक फंक्शन है हमारे k का। क्योंकि हमें पता है किसी भी पैराबोला का इक्वेशन किस तरीके से होता है, सपोज y = 4ax²। इसी तरीके से जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है हमारे किसका, पार्टिकल का, तो वो जो वेव वेक्टर है उसके पैराबोलिक फंक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज पैराबोलिक विद वेव वेक्टर। हमें पता है एनर्जी कंजर्व प्रिंसिपल है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक चेंज हो रहा है तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हमारा एनर्जी फंक्शन है वो पैराबोलिक फंक्शन है हमारे वेव वेक्टर का। अब हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल डिस्कस किए थे। तो ये हमारा ग्राफ है डायरेक्ट बैंड गैप का, ये हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप का। तो डायरेक्ट बैंड गैप में हमारा क्या था, ये हमारा वैलेंस बैंड है इसके, यानी कि जो k की 0 वैल्यू पे हमारा वैलेंस बैंड है। अगर जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसका जो मिनिमा है वो और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा k की 0 वैल्यू पे हो तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। अगर हमारे वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमा है और कंडक्शन बैंड का जो मिनिमा है k की डिफरेंट वैल्यू पे, यानी कि जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है वो k = 0 पे है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड का मिनिमा है वो हमारा k की डिफरेंट वैल्यू पे है, यानी कि जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा k = 0 पे है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड का मिनिमा है वो k की डिफरेंट वैल्यू पे, तो उसको हम इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल बोलते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप में भी हमारा क्या है, हमने देखा कि k = 0 पे डायरेक्ट बैंड गैप में हमारा कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है, लेकिन k की डिफरेंट वैल्यू पे भी हमारे अदर कंडक्शन बैंड होते हैं। तो लेकिन हमारा डायरेक्ट बैंड गैप में क्या है, जो बैंड गैप डिफरेंस है वो हमारा मिनिमम होगा k = 0 पे जो कंडक्शन बैंड है उससे, और वैलेंस बैंड पे जो हमारा क्या है मैक्सिमा है उसके बीच में जो बैंड गैप एनर्जी, यानी कि जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। अब ये हमारे साइड में अदर हमारे क्या है, कंडक्शन बैंड है, लेकिन जो उसका मैक्सिमा है, सॉरी इसका जो मिनिमा है और जो वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमा है उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस हमें कम मिले उसको हम कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप में जो हमारा इस तरीके से हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो k = 0 पे हमारा कंडक्शन बैंड होता है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर को हम जो k की हायर वैल्यू पे है उसको x से, और जो k की लोअर वैल्यू पे है उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। इसी तरीके से हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, उसमें जो हमारा x वाला कंडक्शन बैंड है उसमें और जो हमारा वैलेंस बैंड है उसमें जो मिनिमम डिफरेंस है, इसीलिए हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। अब हमने देखा था E = h² / 2m × k²। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू k, डबल डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगा, ∇2E / ∇2k, यानी कि जो एनर्जी है उसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम वेव वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा किस तरीके से बन जाता है h² / m। अगर हम m का वैल्यू देखें, यानी कि मास का वैल्यू देखें, तो वो किस तरीके से होगा, m = h² / d² E / d²k, यानी कि जो हमारा
इस तरीके से मॉड्यूलेट हुआ गया हमारा इफेक्टिव मास। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको m से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हमने यहाँ पे m स्टार से रिप्रेजेंट किया। अब जो हमारा m स्टार है वो हमारा इफेक्टिव मास है। इफेक्टिव मास क्यों है? क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो नॉर्मल m है हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इक्वेशन में देखें हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा कर्वेचर है, हमारे एनर्जी का जो कर्वेचर है उसके रेस्पेक्ट में हमारा इफेक्टिव मास चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा मास चेंज हो रहा है उसको हम इफेक्टिव मास बोलेंगे। तो हमारा इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होगा? h² डिवाइडेड बाई जो हमारा डबल डेरिवेटिव है हमारे एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू k। तो यानी कि जो हमारा कर्वेचर, एनर्जी कर्वेचर जिस तरीके से चेंज हो रहा है उस तरीके से हमारा जो मास भी चेंज होगा। तो जो मास में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर हम उसको इफेक्टिव मास बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है उससे लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट होने की वजह से उसके एनर्जी में चेंज आ रहा है, एनर्जी में चेंज आने की वजह से हमारे यानी कि उसके मास में भी चेंज आ रहा है, यानी कि लैटिस जो पॉइंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन की वजह से हमारा इफेक्टिव मास यानी कि जो हमारा मास है वो चेंज हो रहा है, उसको हम इफेक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है। अब मास इज इनवर्सली रिलेटेड टू कर्वेचर, यानी कि जो हमारा मास है वो कर्वेचर के इनवर्सली रिलेटेड है। अब उससे हमारा डिफरेंस क्या आएगा? जो हमारा इफेक्टिव मास है वो कर्वेचर डिपेंडेंट है, यानी कर्वेचर मतलब जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा जो m है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो इफेक्टिव मास है हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे कर्वेचर कम है वहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव मास है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं? जैसे हम डायरेक्ट बैंड गैप का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो हमारा कर्वेचर है, हमारा जो डायरेक्ट है k=0 पे कंडक्शन बैंड है, उसका जो कर्वेचर है वो हमारा क्या है? ज़्यादा है कर्वेचर, यानी कि वो उतना नैरो है, यानी कि उसमें उतना ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो वो हमारा नैरो है। इसका मतलब जो इफेक्टिव मास है उसका कम होगा। अब हम L या फिर X वाला कंडक्शन बैंड कंसीडर करें तो जो इसका कर्वेचर है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कर्वेचर कम है, यानी कि उसमें जो उसका जो वो इतना नैरो नहीं है जितना हमारा k=0 पे कंडक्शन बैंड है। तो इसलिए जो हमारा इफेक्टिव मास है वो x और L में हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारा ये k=0 पे कंडक्शन बैंड है उसमें हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कर्वेचर है इसकी ज़्यादा है, x और L में हमारा जो कर्वेचर है वो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो हमारा इफेक्टिव मास है यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। L और X में इफेक्टिव मास हाई होगा और जो k=0 पे जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसमें हमारा इफेक्टिव मास हमारा कम होगा। इसी तरीके से हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप में होगा, तो जहाँ पे कर्वेचर हमारा ज़्यादा होगा, कर्वेचर ज़्यादा का मतलब क्या है? वो उतना नैरो, यानी कि वो उतना ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारा k, तो उसमें हमारा जो इफेक्टिव मास है वो कम होगा। अगर कर्वेचर हमारा कम है तो हमारा इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। कर्वेचर कम किस में है? L और X में हमेशा हमारा जो कर्वेचर होता है वो लेस है। ठीक है। अब हमारा जो इस वाला जो कंडक्शन बैंड है उसमें हमारा जो कर्वेचर है वो हमेशा हाई है, तो जहाँ जो डायरेक्ट हमें k=0 पे कंडक्शन बैंड मिल रहा है उसमें हमारा जो इफेक्टिव मास है हमेशा कम होगा, यानी कि वो उतना ईजिली मूव कर सकता है हमारे उस कंडक्शन बैंड में। तो कर्वेचर ऑफ बैंड डिटर्मिन्स इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव मास, यानी कि जो कर्वेचर है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो इफेक्टिव मास को बताता है। किस तरीके से? अगर हमने देखा जो कंडक्शन बैंड है k=0 पे उसमें हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग कर्वेचर है, यानी कि वो बहुत नैरो है, तो हमारा जो इफेक्टिव मास है वहाँ पे क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग कर्वेचर मतलब ज़्यादा कर्वेचर है तो इफेक्टिव मास हमारा कम होगा देन L और X वाले जो कंडक्शन बैंड है उसमें हमारा जो इफेक्टिव मास है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कर्वेचर है वो कम है। अब हम इस फॉर्मूले से हमने रिलेट किया था अपने इफेक्टिव मास को, जहाँ पे हमारा कर्वेचर कम होगा। कर्वेचर कम कब होता है? जब हमारा L और X कंडक्शन बैंड है, तब हमारा जो इफेक्टिव मास है वो हाई होगा। अब अगर जब हमारा इफेक्टिव मास कम कब होगा? जब हमारा जो कर्वेचर है वो हाई होगा, और हाई कर्वेचर हमारा कब है? जब हम k=0 पे जो कंडक्शन बैंड था, तो यानी कि उस टाइम पे हमारा जो इफेक्टिव मास है वो कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में। अब हमने क्या देखा था? हमने इफेक्टिव मास को किससे रिलेट किया? इन्वर्सली रिलेट किया अपने डबल डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू K, यानी कि ये पॉजिटिव है हमारे कंडक्शन बैंड के लिए, लेकिन यही हमारा नेगेटिव है अपने वैलेंस बैंड के लिए। यानी कि जो हमारा इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा कंडक्शन बैंड में इफेक्टिव मास पॉजिटिव है, लेकिन वैलेंस बैंड में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो
नेगेटिव होगा एट द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, यानी कि जो वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास हमारा नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन के रेफरेंस में देखें, होल के रेफरेंस में देखें तो हमारा जो इफेक्टिव मास है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में देख करके चलते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है कंडक्शन बैंड में पॉजिटिव है, लेकिन वैलेंस बैंड में हमेशा नेगेटिव होगा। वैलेंस बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हमारे होल का जो इफेक्टिव मास है वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, इसको ध्यान में रख के चलिए। कंडक्शन बैंड में पॉजिटिव है हमारे इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, और वैलेंस बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव होता है। अब हम इसको एक सेकंड मेथड से भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब हम मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो टाइम होता है। अगर हम dmv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू फोर्स है हमारा। अब अगर हमारा कोई इंटरनल फोर्स, हम ये कंसीडर करके नहीं चले कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम f को f यानी कि इंटरनल फोर्स से कंसीडर करें तो हमारा किस तरीके से फॉर्मूला होगा, m dv बाई dt इज इक्वल टू f इंटरनल फोर्स। अब अगर हम इंटरनल फोर्स के साथ साथ जो लैटिस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो हमारा पार्टिकल है वो इंटरैक्ट करता है तो उससे हमारा क्या है, फोर्स में चेंज होगा। अब हम फोर्स को किस तरीके से लिखे, F इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक दिखाने का मतलब बस ये है, ये इंटरनल फोर्स है। एक्सट्रिंसिक दिखाने का मतलब क्या है हमारा, कि हम यहाँ पे लैटिस का जो इंटरेक्शन है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से मॉड्यूलेट होगा, अब हमारा जो m dv बाई dt था वो हमारा इंटरनल फोर्स हुआ। अब v dm बाई dt यानी कि जो हमारा मास है वो भी चेंज हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नल यानी कि जब हम लैटिस से इंटरेक्शन कंसीडर किया तब हमने उस फोर्स को कंसीडर किया तो हमारा मास में भी चेंज हो रहा है। तो अब हमारा f एक्सट्रिंसिक क्या हुआ, हमारा मोमेंटम में चेंज, जहाँ पे हमारा मास हमारा कांस्टेंट नहीं है। इंट्रिंसिक हमारा क्या था, जब हमारा मास कांस्टेंट हमने कंसीडर किया था, हमने लैटिस इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया था। तो अब हमारा फोर्स चेंज होगा जब हम लैटिस इंटरेक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। अब एक और चीज़ को, एक और पॉइंट को ध्यान रख के चलिए, ट्रू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रू वैल्यू होता है इज सेम फॉर ऑल मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल के लिए जो ट्रू वैल्यू है, जो नॉर्मल m है हमारा, वो सेम होगा। भले ही आप सिलिकॉन ले, जर्मेनियम ले या फिर गैलियम आर्सेनाइड ले, सबके लिए जो हमारा ट्रू वैल्यू है मास का वो सेम होगा। बट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास इज डिफरेंट, हमारा जो इफेक्टिव मास है वो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है, और कर्वेचर हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि हमारा किस तरीके से जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो अरेंज है। हमारा सिलिकॉन में अरेंजमेंट अलग होगा, हमारे जर्मेनियम में अरेंजमेंट अलग होगा, गैलियम आर्सेनाइड में अरेंजमेंट हमारा अलग होगा। तो जो हमारा अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स का, उसकी वजह से हमारा इफेक्टिव मास हर एक मटेरियल में डिफरेंट होगा, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है वो सब में सेम होगी, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव मास के लिए जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है सारे मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।